आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उद्देश्यवाद का सिद्धांत। और ये दिया किसने? एडवर्ड टोलमैन ने। और एडवर्ड टोलमैन कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनकी पुस्तक है परपेसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड मैन। कौन कौन सी? परपेसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन। अब इस सिद्धांत के जो उद्देश्य का सिद्धांत है, इसके उपनाम याद रखने हैं। क्या करोगे? उपनाम याद करोगे। तो एक तो चिन्ह सिद्धांत। चिन्ह को ही क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। संकेत को ही प्रतीक कहते हैं। देखो, चिन्ह या संकेत या फिर प्रतीक, अंग्रेजी में क्या कह देंगे? साइन कह देंगे। तो चिन्ह या संकेत, चिन्ह या फिर संकेत या फिर प्रतीक, और इसी को कहेंगे साइन। तो एक तो बात ये याद रखो कि ये नाम एक ही है। चिन्ह सिद्धांत बोल दो, संकेत बोल दो, प्रतीक बोल दो, साइन बोल दो, ठीक है। एक होता है संभावना सिद्धांत। क्या? संभावना। और एक होता है प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद। आशा या उम्मीद, है ना। कोई भी कार्य आप कर रहे होते हो तो उम्मीद होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप अपने उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। सीखना होता है वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना हमेशा ही क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण। अब उस उद्देश्य की पूर्ति होती गई, अंत में उम्मीद क्या रखते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संभावना या फिर प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? उम्मीद होती है या फिर आशा होती है। इसके बाद पूर्णाकार। जबकि पूर्णाकार सिद्धांत गेस्टाल्टवाद को नहीं कहते। वहां तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? पूर्णाकार। और यहाँ पे पूर्णाकार जो सिद्धांत दिया वो टोलमैन ने दिया। ये थोड़ा विवाद, थोड़ा ध्यान रखेगा कि अगर आपको पेपर में पूछा जा रहा है कि पूर्णाकार सिद्धांत किसका है, तो गेस्टाल्टवाद मत करिए, क्योंकि गेस्टाल्ट का अर्थ ही क्या होता है? पूर्णाकार। परंतु सिद्धांत का नाम पूर्णाकार नहीं है। पूर्णाकार सिद्धांत तो एडवर्ड टोलमैन का उद्देश्यवाद वाला सिद्धांत है। इसके बाद होता है सुषुप्त अधिगम। सुषुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। वैसे हिंदी में सुषुप्त का अर्थ क्या होता है? सोया हुआ होता है ना। और सोए हुए को जगा दो तो खतरनाक होता है। एक अपने भारत में कहावत चलती है कि जिस व्यक्ति के पास कोई चीज खोने के लिए नहीं होता ना, वो व्यक्ति हमेशा खतरनाक होता है। नहीं समझे? जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति खतरनाक होता है। ये बात तो आप भी जानते हो कि कुछ खोने को नहीं है उसके पास, तो व्यक्ति क्या होगा? वो खतरनाक। तो सुषुप्त अधिगम, सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, है ना। और सोए को जगा दो तो जाग जाएगा। तो उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत इसलिए कहते हैं, इन्होंने कहा कि सीखना क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है? सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। और इसने अपने सिद्धांत में बल भी किस पर दिया है? उद्देश्य पे दिया है। अव्यक्त का होता है, अव्यक्त का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा। अव्यक्त सिद्धांत। आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता, क्या इसको आप व्यक्त करते हो? नहीं, ये चीज अव्यक्त है, अदृश्य है। जब उन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं पर किसी जगह आपको अपने ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वहीं पर उसका क्या करते हो? आप प्रदर्शन करते हो। अन्यथा उसका प्रदर्शन आप नहीं करते। आपका सीखा हुआ ज्ञान हमेशा क्या होता है? अव्यक्त होता है। परंतु जैसे ही आपको कहीं उसकी आवश्यकता पड़ी तो आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। किसी का चेहरा देख करके, किसी के हाव भाव देख करके आप ये नहीं लगा सकते कि इसको कितना ज्ञान है। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। इसीलिए सिद्धांत क्या है? अव्यक्त सिद्धांत। इसके बाद ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत। संप्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है किसी भी उद्देश्य के पीछे कार्य करना। एक उद्देश्यवाद और उद्देश्य पर विशेष बल देता है, तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार वाद, क्योंकि ये कहता कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। एक भूल भुलैया अधिगम सिद्धांत। तो सबसे पहले उद्देश्यवाद सिद्धांत के नाम याद रखिएगा। चिन्ह, साइन, संकेत, ठीक है। फिर क्या कहेंगे? प्रतीक कह देंगे, संभावना, प्रत्याशा कह देंगे, पूर्णाकार सिद्धांत कह देंगे, सुषुप्त अव्यक्त, ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत, संप्रयोजन सिद्धांत, उद्देश्यवाद का सिद्धांत और उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत और भूल भुलैया अधिगम सिद्धांत। ये कुछ उपनाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कुछ बातें कर लेते हैं। हमने अभी एक बात की कि टोलमैन का
टोलमैन ने उद्देश्य पूर्ण की बात कर रहा है, यानी ये कहता कि सीखना क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। इसका मतलब ये उद्देश्य पे क्या दे रहा है, बल देता है। आप कोई भी कार्य सीख रहे हो तो उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया कर रहे हो, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया कर रहे हो, इसलिए इस सिद्धांत में किसको महत्व दिए गए हैं, उद्देश्य को महत्व दिए गए। और इस सिद्धांत में इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से सीखने पर विशेष बल दिया, इसीलिए सिद्धांत का नाम क्या है, संकेत या फिर प्रतीक है, संकेत या फिर प्रतीक है। इसके बाद टोलमैन ने जो प्रयोग किया वो चूहे और बंदर पे किया, चूहे और बंदर पे। अब चूहे पे जो प्रयोग किया वो अव्यक्त अधिगम या भूल भुलैया प्रयोग किया, जबकि पुरस्कार प्रत्याशा प्रयोग उसने किस पे किया है, बंदर पे। यानी इसने दो प्रयोग किए हैं, एक तो अव्यक्त अधिगम या एक भूल भुलैया, दूसरा है पुरस्कार है प्रत्याशा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, एक वर्ग पहली है, वर्ग पहली है, एक तरफ फूड है, भोजन है, और एक तरफ यहाँ पे पानी है। क्या है, पानी। जब इसको भूख लगती है तो भोजन की तलाश में निकल जाता है, और जब इसे पानी की तलाश, जैसे भूख की तलाश नहीं होती, पानी की प्यास लगी हो तो पानी की तलाश में निकल जाता है। अंत चूहा इस मार्ग तक आ जाता है। तो उद्देश्यपूर्ण है, इसको आवश्यकता की पूर्ति, इसको पता है कि भाई भोजन से ही मिलना है तो भोजन के पास चला जाता है, और इसको प्यास लगी है तो वो पानी के पास। ठीक है, याद रहेगी बात। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात अगली है, टोलमैन ने जो अव्यक्त सिद्धांत कहा, अव्यक्त का मतलब है दर्शाया नहीं जाता। हम कोई भी कमी कितना आता है, हम कितना ज्ञान रखते हैं, अपने सीखे हुए ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं करते। आवश्यकता पड़ने पर ही अपन सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन कर पाते हैं। इसका मतलब प्राणी अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, अपितु आवश्यकता पड़ने पर ही उसका प्रदर्शन करता है। हम सभी ऐसा करते हैं। आप साइलेंट बोर्ड पे हो तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं बोलते आप, और जब आपको पूछ लिया जाता है तो आप इतना अच्छा जवाब देते हो। अच्छा जवाब देते हो, हंसने की बात नहीं है, देते हो कि नहीं देते, है ना। इसके बाद देखो टोलमैन ने दूसरी बात क्या कही कि उत्तेजक के साथ तभी अर्थ जुड़ता है, उत्तेजक के साथ। पहली बात तो क्या कह रहा है कि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत में इन्होंने व्यक्त क्या किया कि कोई भी प्राणी अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता जब तक उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उत्तेजक के साथ, जिससे हम उत्तेजित हुए हैं, जिसने हमें उत्तेजित किया है, उसके साथ अर्थ तभी जुड़ता है जब आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, या हमारी आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति में जब वो सहायक हो जाता है। उद्देश्य या फिर आवश्यकता पूर्ति में जब सहायक हो जाए तो उसके साथ अर्थ जुड़ जाता है। भाई आपकी भोजन से भूख मिटे है तो आपको पता है कि भूख है भोजन से मिटेगी, है ना। प्यास लगी है तो पानी से मिट रही, तो ये अर्थ जुड़ गया कि नहीं, है ना। आपको प्यास लगी है, कोई भोजन पकड़ा दे तो नहीं कहेगा नहीं सब पानी लेके आओ पहले, बोलते हैं ना। इसका मतलब जिसकी आवश्यकता पूर्ति करनी है, उस आवश्यकता पूर्ति जिससे जुड़ हो जाती है उसी से साथ अर्थ जुड़ जाता है। अब पानी ठंडा मांगो और आपको गर्म ला के दे दे तो आप क्या कहोगे, गर्म है, ठंडा चाहिए, है ना, बोलते ही नहीं चाहिए। अब देखो प्राणी सभी भी, कोई भी क्रिया करता है, प्राणी सभी क्रियाएं, हमारी सभी की सभी क्रियाएं हमेशा उद्देश्यपूर्ण और प्रयोजनपूर्ण होते हैं। यानी कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जैसे एक गृहिणी अपने पति देव से 3 दिन प्रेम से बोल दे तो समझ में आ रहा है कि खर्चा मांगने वाली है ना, है कि नहीं। जैसे दीपावली पे मान लो करवा चौथ अभी गया ही है हाल ही में, तो 2-3 दिन से प्रेम से बोल दे तो इसका मतलब खर्चा लगने वाला है ना। कोई भी व्यवहार अपन करते हैं तो सभी क्रियाएं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई अवसर होता है। यानी हमारी सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण या फिर प्रयोजनपूर्ण होती हैं, और इसी के माध्यम से हम संकेतों के माध्यम से सीख भी जाते हैं। इसके बाद देखिए आप नॉर्मल लीजिएगा, एक गाय है ना, गाय को उसकी मालकिन विशिष्ट आवाज लगाती है, कई बार कहती आ जाए बांध्यूतन, तो गाय आ जाती है, उसकी आवाज समझ रही है। कुत्ता भी ऐसी आवाज समझ, आ जा रहे टोमी, कुत्ते की भी आ जाता है भाई, है ना, कहते हैं आवाज से चल चल यहाँ से चल पड़ता है। वैसे ही विशिष्ट आवाज सुनकर वो काम कर रहा है,
या फिर गाय की आवाज़, गाय अपनी मालकिन की विशिष्ट आवाज़ सुनकर रंभाना या दौड़ के आना, कुत्ते के द्वारा अपने मालिक की आवाज़ को सुनकर आना, क्या है? अव्यक्त। पहले अव्यक्त अधिगम पे है, तो इसमें कोई ना कोई, याद रखिएगा कि कोई भी क्रिया कर रहे हो तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई प्रयोजन होता है। बस इतना याद रखिए कि टोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अव्यक्त, पुरस्कार, प्रत्याशा, भूले भुलैया, उद्देश्यवाद, उद्देश्य पूर्ण व्यवहार वाद, सुषुप्त अधिगम, सुषुप्त अधिगम और अव्यक्त सिद्धांत, और संकेत, चिन्ह, साइन या फिर संभावना या प्रत्याशा, ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद है पुरस्कार प्रत्याशा में इन्होंने ये प्रयोग किया, बंदर पे किया। किस पे किया? बंदर। इन्होंने एक बात कही कि पुरस्कार और दंड जो है वो अनुबंधन का प्रतीक है, वो हमसे अनुबंधन करवा सकता है। पुरस्कार और दंड अनुबंधन का एक प्रतीक है, अनुबंधन करवाने में काम आता है। और ये इस बात का, और हमें ये ज्ञान देते हैं पुरस्कार और दंड कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। सही और गलत का, सही और गलत का अंदाजा हमें कौन लगवाता है? पुरस्कार और दंड। किसी कार्य को हमने अच्छा कार्य किया, हमें पुरस्कार मिला तो हम अनुबंधित हो गए, आगे से वैसा ही कार्य करेंगे। अगर किसी गलत कार्य को किया और हमें दंडित किया गया तो आगे से वो कार्य हमें नहीं करेंगे, है ना। तो पुरस्कार और दंड अनुबंधन के प्रतीक है, ये बात तो सही है, पर ये ज्ञान देते हैं कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग है गलत। परंतु ये इस बात का प्रतिनिधित्व नहीं करते कि किसी कार्य को करने के लिए आपको बाध्य करें, या कोई कार्य आपसे करवा सकें, या कोई कार्य आपसे रोकवा सकें। इसका प्रतिनिधित्व ये नहीं करते। जरूरी थोड़ी है कि पुरस्कार देकर काम करेगा पुरस्कार पाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। पर याद रखिएगा टोलमैन क्या कहता है पुरस्कार और दंड के बारे में। टोलमैन की बात याद रखिए कि टोलमैन पुरस्कार और दंड के बारे में कहता कि अनुबंधन का एक प्रतीक है। बस इतना सा ध्यान रखिए, जिसने प्रयोग किस पर किया है? बंदर पे। अब इसने टोलमैन ने सीखने के 3 नियम दिए, क्षमता का नियम, उत्तेजना का नियम, आचरण का नियम। यानी इसी पे बेस पर सीखने के 3 नियम। जैसे थार्नडाइक ने सबसे पहले सीखने के जो नियम दिए वो थार्नडाइक ने दिए, 3 मुखे, 5 गौण, और इसने 3 नियम दिए, क्षमता, उत्तेजना, आचरण। क्षमता अपनी कैपेसिटी के अनुसार, उत्तेजना अपने उत्तेजित होकर के, आचरण व्यक्ति अन्य के साथ क्रिया करके सीखता है। 3 ही बातें कही हैं, क्षमता, उत्तेजना और आचरण। क्षमता, उत्तेजना, आचरण सीखने के नियम किसने दिए हैं? टोलमैन ने। बस आपको बात ये ध्यान रखनी है कि नियम दिए हैं सीखने के टोलमैन ने, याद रहेगी बातें। इसके बाद थोड़ा सा अपन ये जान लेते हैं कि अधिगम के सिद्धांतों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। वैसे व्यवहारवादी वो आपने तो बांट दिए थे, पुनर्बलन बेस कौन सा है, पुनर्बलन रहित कौन से हैं, पढ़े थे। अब हम 2 बातें कर लेते हैं। साचर्य बेस पे, किस पर है? साचर्य। अधिगम के साचर्य सिद्धांत कौन से हैं? कौन से हैं? साचर्य सिद्धांत। थोड़ा दोबारा लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। अधिगम के साचर्य और अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत कौन कौन से हैं? वैसे आपने क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से तो पढ़ा, तो कूटे लेविन का पढ़ा। अब साचर्य सिद्धांत में 4 व्यक्ति विशेष आएंगे जो साचर्य की बात करते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की बात करते हैं, साचर्य संबंध की बात करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, पासी थाने हल, पासी थाने हल, यानी पावलो, स्किनर, थार्नडाइक और क्लार्क के हल। क्या बताया? वैसे आपको नहीं रहेंगे याद, ऐसे याद रखिए कि पासी थाने हल या पासी थाने हल। इसमें याद रखोगे तो एक लाइन और देख लेना, जैसे गेस्टाल्ट का गे ले लेंगे, इसका टोलमैन तलरूप सिद्धांत किसने दिया है? लेविन ने दिया है, और गेस्टाल्ट हो गया। और ये दे दिया अपने अधिगम का पूर्णाकार सिद्धांत किसका है? टोलमैन का है। अब इसको ऐसे याद रख लेंगे,
गेले गेले टाल, चाल नहीं, गेला गेला चाल नहीं, टाल। गेले गेले चाल पासी थाने हल, क्या कहो? गेले गेले टाल पासी थाने हल, पासी थाने हल, याद रह जाएगी। क्या कहो है? गेले गेले चाल या गेले गेले टाल पासी थाने हल। गे से हो गया, गेने नहीं करना है, गेस्टाल्टवाद। लेका लेविन वाला, और टा से टॉलमेन वाला, और पासी पालो, सी से स्कीनर, था से थर्नडाइक, और हल्का हल। तो याद रखिए साचर्य वाले जो है ना वो पासे थाने हल और गेले गेले टाल। अब गेले गेले की बात आ रही है तो गेलो मतलब रास्तों मतलब क्षेत्र, ये याद रखियो का गेले गेले टाल है, गेले गेले टाल, चाल ना बोल दियो, गेले गेले चाल कर दो, गेले गेले टाल। तो गेले गेले टाल पासी थाने हल, तो साचर्य आधार अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा साचर्य आधारित नहीं है, निम्न में कौन सा क्षेत्र आधारित सिद्धांत नहीं है। पर अपन तो एक ही बात याद रखे, क्षेत्रीय सिद्धांत कूटे लेविन दियो। पर ये कह रहा नहीं है, इसका मतलब 3 है 1 नहीं है, साचर्य आधारित नहीं है मतलब 3 है 1 नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा क्वेश्चन बनेगा बेटा ये कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत साचर्य आधारित नहीं है, या साचर्य अनुबंधन या साचर्य के पर आधारित नहीं है। तो साचर्य पर आधारित होगा पासी थाने हल, पासी थाने हल, पाउलो स्किनर थर्नडाइक हल, और गेले गेले टाल, गेस्टाल्ट लेविन टॉलमैन, ये होंगे आपके क्षेत्रीय। तो मुझे लगता है कि बातें आपको याद रहेंगी, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा एक। अब आपको पता है कि पाउलो ने कौन सा सिद्धांत दिया है, स्किनर ने कौन सा दिया है, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है, हल ने कौन सा दिया है, और गेस्टाल्टवाद किसने दिया है, लेविन का कौन सा सिद्धांत है, या फिर टोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया। अभी टोलमैन ही पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे, तो याद रखेगा क्षेत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आपने क्षेत्रीय सिद्धांत के रूप में मूल रूप से सिद्धांत जो पढ़ा वो कौन सा सिद्धांत है, कूटे लेविन का। निम्न में से क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक है तो कूट लेविन है, कूटे लेविन है, कूटे लेविन जो गेस्टाल्टवाद को मानते हैं, गेस्टाल्टवाद का समर्थन भी करते हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, परंतु संज्ञानवाद विचारधारा का भी समर्थन है करते हैं, करते कि नहीं। और गेस्टाल्टवाद के उन्होंने जो क्षेत्रीय सिद्धांत दिया वो गेस्टाल्ट सिद्धांत से बिल्कुल क्या था, पूरक था। मानवीय प्रत्यक्षीकरण या मानवीय विपणन आप उसने क्या दिया, बल दिया, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े थे ना। उसका सिद्धांत के नाम टोपोलॉजी कह सकते हैं, सदिश कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं, तद्रूप कह सकते हैं, तद्रूप कह सकते हैं, ये नाम पढ़े हमने, पढ़े कि नहीं पढ़े। क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम दे सकते हैं साहब। क्षेत्रीय सिद्धांत को टोपोलॉजी थ्योरी कहा गया। टोपोलॉजी अवधारणा की बात की तो प्रत्यक्षीकरण संज्ञान की बात हुई, प्रत्यक्षीकरण और संज्ञान 3 पक्षों पे विशेष बल देता है, प्रत्यक्षीकरण पर, संज्ञान पर और समग्रता पे। कूट लेविन 3 पर विशेष बल दिया, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान पे और समग्रता पे या समता पे।